हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, तो विद्युत रसायन का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। ये टॉपिक आपका हो चुका है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको वाकई में समझना है तो आपको इस पूरे वीडियो को शुरू से देखना होगा। ठीक है ना, जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आप वीडियो को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, शुरू से पूरे वीडियो को देखना शुरू करना है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज के टॉपिक्स हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो आपके जैसे जो न्यूमेरिकल होंगे उस न्यूमेरिकल को बनाने में ये बहुत मदद करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, उस पे है चालकत्व। सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चालकत्व के बारे में। चालकत्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कंडक्टेंस। तो आज का हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है चालकत्व, जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। अब देखिए, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस का मतलब यह वैसा गुण है जिसमें होता क्या है कि विद्युत धारा को, यानी किसी भी विद्युत अपघटय जलीय विलयन में या विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में, कोई भी जलीय विलयन है, जैसे मान के चलते हैं कि एक हमारा जलीय विलयन है, एक हम मान के चलिए एक हमने बर्तन लिया। ठीक है, एक बर्तन हमने ले लिया। इस बर्तन में हमने माना कि एक प्लेट अपना जो है वो एक धन आवेशित प्लेट है, ये हमारा धन आवेशित प्लेट है, और एक प्लेट जो हमारा है वो ऋण आवेशित प्लेट है। ठीक है, एक हमारा धन आवेशित प्लेट है और एक ऋण आवेशित प्लेट है। हमने मान के चलिए इसमें पानी घोला है। ठीक है ना, और पानी घोलने के बाद हमने क्या किया, इसमें एक NaCl घोल दिया। क्या घोल दिया? NaCl। जैसे ही आपने NaCl घोला है तो ये जो होगा ये टूटेगा, आपको ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब हम जानते हैं कि विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा को अगर प्रवाहित करना है तो आपको मुक्त आयनों की आवश्यकता होती है। यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा? तो फ्री आयंस के द्वारा, यानी मुक्त आयन के द्वारा, मुक्त आयनों के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे मुक्त आयन जो होंगे वो आपके दो तरह के मुक्त आयन हो सकते हैं। एक तो आपका होगा धनावेश, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, इसको हम हिंदी में कहते हैं धनावेश। क्या कहते हैं? धनावेश। ठीक है, एक दोस्तों आपका होगा जिसका नाम होगा ऋण आयन, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव आयन, है ना, इसको हम कहते हैं ऋणायन, ऋण आवेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ऋण आवेश। तो दो तरह के ही आवेश होते हैं जो आपकी विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। एक होता है आपका विद्युत धारा जो होता है धनावेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। और ये जो धनावेश और ऋण आवेश होते हैं ये आपके विद्युत अपघटय जो टूटते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारा जो विद्युत अपघटय है वो टूटा है, और टूटने के बाद वो कैसे हो गया? Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये Na प्लस और Cl माइनस में जो विद्युत धारा टूटी, जो मतलब विद्युत अपघटय टूटा है, यही क्या करता है, ये जो होता है माइनस वाला भागता है पॉजिटिव प्लेट के पास और प्लस वाला भागता है नेगेटिव प्लेट के पास। और मुक्त आयन जो होते हैं, मुक्त आयन क्या करते हैं, ऐसे प्रवाहित होने लगते हैं ना, और जब मुक्त आयन ऐसे भागेंगे तो इन्हीं मुक्त आयनों के गति के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब दिक्कत यह है कि जितना ज्यादा इस विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में हमने जो यहाँ पे लिया है, ये विद्युत अपघटय का जलीय विलयन है। क्या है ये? विद्युत अपघटय का जलीय विलयन। विद्युत अपघटय का क्या है? ये जलीय विलयन। तो हमने जो ये लिया है विद्युत अपघटय का जलीय विलयन लिया है, और इस विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में हम चाहते हैं कि विद्युत धारा एकदम प्रवाहित हो, आसानी से प्रवाहित हो। तो इसका यानी चालकत्व का मतलब यही होता है कि वैसा किसी भी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जितनी ज्यादा क्षमता होती है, जो क्षमता होती है उसी को हम चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चालकत्व। यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी उसी को हम चालकत्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज को, परिभाषा इसका लिखा जाएगा, परिभाषा में लिखेंगे आप लोग, किसी भी
परिभाषा में लिखिएगा, किसी विद्युत अपघटय के, किसी विद्युत अपघटय के, किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, करने की क्षमता को हम कहते हैं चालकत्व। क्या कहते हैं इसका? इसको कहते हैं चालकत्व। चालकत्व यानी कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना, कंडक्टेंस कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघटय में जो विद्युत धारा को आप प्रवाहित करोगे तो उसकी जो क्षमता होती है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम कहते हैं चालकत्व। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इसे सी से सूचित किया जाता है। अगला बिंदु में आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। यानी इसको हम कैपिटल सी से सूचित करेंगे, यानी जो कंडक्टेंस होगा, जो चालकत्व होगा, उसको हम कैपिटल सी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ये चालकत्व होता है, देखिए दो आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, पढ़ा है ना आपने ओम का नियम, या आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में आपने ये चीजें पढ़ी होगी। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, एक होता है विद्युत धारा, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है, नोट में आप लिख लीजिए इसको, नोट में अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा बताइए, तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? ये आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विद्युत आवेश के प्रवाह को, विद्युत आवेश के प्रवाह को, विद्युत आवेश के प्रवाह यानी गति, है ना, को विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। विद्युत धारा के नाम से, विद्युत धारा कहते हैं, नाम से नहीं जाना जाता है, इसको हम कहते ही, है ना, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा को जो प्रवाह करने की जो दिशा की बात किया जाए, अगर इसकी हम डायरेक्शन की बात करें, है ना, इसकी क्या डायरेक्शन होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिशा। यानी विद्युत धारा का प्रवाह को दिशा कैसे आप पता करते हो, ये विद्युत धारा जैसे कैसे बह रही है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज, विद्युत धारा की दिशा को हम दो तरीका से पता कर सकते हैं। एक पता करते हैं जो इलेक्ट्रॉन की गति किधर हो रही है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा नहीं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है विद्युत धारा। यानी कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है तो विद्युत धारा इसको विपरीत दिशा यानी उल्टा दिशा में भागेगा, ठीक है ना। एक और बात आप याद रखिएगा कि मतलब कि जो धन आवेश होते हैं, जो पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, उसके एकदम सीधी दिशा में, है ना, यहाँ पे लिखेंगे धन आवेश के दिशा में, धन आवेश की दिशा में, यानी धन आवेश की दिशा में करंट बहता है और उसके उल्टा, इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में करंट क्या होता है? बहता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो नोट में इस चीज को आपको लिखना है कि देखिए, विद्युत चालकत्व के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। चालकत्व क्या होता है? किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन को हम विद्युत धारा, जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वो चालकत्व कहलाता है। यहाँ पे हमने उस चीज को आपको समझाया कि देखिए, जो भी दो तरह के हमने चालक के बारे में पढ़ा था। एक चालक के बारे में हमने पढ़ा था धात्विक चालक। धात्विक चालक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। तो फिजिक्स में वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे धात्विक चालक के बारे में। लेकिन अभी जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी चालकों के बारे में।
और विद्युत अपघटनी चालकों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त आयनों के द्वारा होता है। और मुक्त आयन में दो तरह के आयन होते हैं, या तो धनावेश होता है यानी पॉजिटिव आयन होते हैं, या ऋण आवेश या नेगेटिव आयन होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इसमें जितनी विद्युत धारा बहेगी उसकी जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम चालकत्व के नाम से जानते हैं। फिर हमने आपको समझाया कि चालकत्व को हम C से सूचित करते हैं, और फिर थोड़ा सा नोट में हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा का मतलब होता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह जो होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, वो कहलाता है विद्युत धारा। ठीक है ना। आप इस चीज को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, I बराबर Q/T, यानी Q मतलब क्या है, आवेश से। आवेश को हम दिखाते हैं Q से, और ये आपका T क्या है, समय है, और I जो है दोस्तों वो आपका विद्युत धारा है। क्या है ये, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो एक फॉर्मूला आप ये भी याद रखते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T। इसको हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो I बराबर Q/T, इसको याद रखिएगा। फिर हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि विद्युत धारा का जो गति होता है, जो प्रवाह होता है, दिशा होता है, वो इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जिधर भागेगा, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति ये है, तो इसके उल्टा दिशा में क्या होगा, करंट क्या होगा, उसकी गति की दिशा होगी। यानी विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, लेकिन धन आवेश के एकदम सीधी दिशा में होती है। इस चीज को एक बार आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और बात समझिएगा दोस्तों, जो चालकत्व होता है जिसको हम दिखाते हैं C से, तो एक बात समझिएगा कि जो चालकत्व होता है, यानी चालकत्व, देखिए दोस्तों, अगर हम चालकत्व की बात करें, चालकत्व जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको C से दिखाते हैं, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसको हम इनवर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनवर्स होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगर चालकत्व मान के चलिए ज्यादा होगा, तो उस समय उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी देखिए प्रतिरोध क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे प्रतिरोध नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा प्रतिरोध के बारे में। देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो विद्युत धारा के मार्ग में जितना ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। जैसे विद्युत धारा अगर जा रही है तो उसके मार्ग में वो रुकावट पैदा करता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा उसका विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो मार्ग को रोकेगा। जैसे इस तरह आप समझ सकते हैं कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ है, एक रास्ते में मतलब उतना भीड़ नहीं है। तो जिस रास्ते में भीड़ है उस रास्ते से आप बाइक से जाएंगे और जाना चाहेंगे बहुत तेजी में, तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर जहाँ खाली रास्ता है वहां से इजीली आप बाइक को लेके जा सकते हैं। सेम टू सेम वही होता है। जहाँ पे कहने का मतलब है कि भीड़ ज्यादा होगा, यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मतलब होता है भीड़। जितना ज्यादा भीड़ होगा ये आपको विद्युत धारा को जानने में उतना ही दिक्कत करेगा, लेकिन अगर प्रतिरोध कम होगा तो उसको जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रतिरोध क्या होता है, लिखिए यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, पदार्थ का वैसा गुण, इसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर विद्युत धारा के मार्ग में ये रुकावट पैदा करेगा तो चालकत्व तो होता है विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, यानी जितना अच्छा से विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही चालकत्व तो ज्यादा होता है। लेकिन प्रतिरोध उसको रोकने का काम करता है, इसीलिए प्रतिरोध क्या करेगा, विद्युत धारा के मार्ग को रोकेगा, ये चालकत्व बढ़ाता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। एक चाह रहा है कि इस प्रतिरोध विद्युत धारा आसानी से बहे और एक चाह रहा है कि विद्युत धारा आसानी से ना बहे, बल्कि उसके मार्ग में हम जितना
अवरोध उत्पन्न कर दे, जितना बाधा उत्पन्न कर दे, तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इसलिए इनको हम लिखते हैं C बराबर 1/r। C बराबर क्या लिखते हैं, 1/r। अब देखिएगा दोस्तों, C का मतलब होता है चालकत्व। क्या मतलब होता है, तो हमने आपको ये बताया था कि चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, इनवर्स होता है। जैसे C अगर यहाँ है तो 1/r इसको लिखना पड़ेगा हमको, यानी C बराबर क्या होगा, चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। r का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, 1 प्रतिरोध। तो ये हो गया आपका चालकत्व के बारे में। अब एक बात समझिएगा कि जिस विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में प्रतिरोध ज्यादा होंगे उसका चालकत्व कम होगा। चालकत्व कम होगा उसका मतलब वहां पे विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध अगर ज्यादा होता है, इसका मतलब ये हो गया कि चालकत्व यानी ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगा। अगर चालकत्व कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, तो उस केस में क्या हो गया, रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं तो विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो हमने आपको बस यही बताया कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, उसी को हम चालकत्व कहते हैं, और ये प्रतिरोध के क्या होता है, उल्टा होता है। एक बात आप समझिएगा ध्यान से, हमने ओम का नियम पढ़ा था, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, ओम का नियम, याद कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। ओम का नियम क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है, किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वो क्या होती है, वो उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे किसी भी चालक तार के बीच का विभवांतर, तार के बीच का विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है, ठीक है ना। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कोई चालक तार है, इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कीजिए आप लोग तो जल्दी से। देखिए, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत धारा को मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा वो होता है प्रतिरोध, लेकिन विद्युत धारा को आसानी से जाने दे यानी प्रवाहित होने दे वो होता है क्या, वो होता है आपका चालकत्व। लेकिन आप एक बात समझिएगा कि ओम का नियम यहाँ पे क्यों जरूरी है, थोड़ा उससे हम इसको क्यों रिलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो ये इस चीज को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग आसानी से पढ़ते हैं अपने मेटेलिक कंडक्टर में, जो हम पढ़ते हैं क्लास 10th में भी पढ़ते हैं और क्लास 12th में भी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ओम का नियम यही कह रहा है कि किसी भी चालक तार के बीच का विभवांतर, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, मान के चलिए एक चालक तार है, ये कोई चालक तार है, कोई भी तार होगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ना। चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता, जो रोकने की क्षमता होगी उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो मान के चलते हैं कि इसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, अभी हमको नहीं पता है, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि इसके बीच के, इसके दो सिरों के बीच का विभवांतर, एक सिरा है ए और एक सिरा है बी, ठीक है ना। तो हमने ये बोला कि भी ए बी, इसको हम लिख दे रहे हैं भी, यानी इसके बीच के विभवांतर को हमने क्या मान दिया, भी मान दिया। क्या मान दिया, ये आपका भी मतलब क्या होता है, विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर, ठीक है। एक और बात समझिएगा ध्यान से, विभवांतर हो गया। अब एक और बात आपको ये समझना है कि इसके बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हमने मान दिया आई। ये क्या है, विद्युत धारा, ये है आपका विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आई है। तो इसके समानुपाती होते हैं, भी जो होगा समानुपाती होगा आई के, भी समानुपाती होगा आई के। जैसे आप समानुपाती वाले चिन्ह को हटाते हैं तो आई आर एक कांस्टेंट आ जाता है। ये जो आर एक नियतांक है, क्या है, ये एक नियतांक है, नियतांक। लेकिन इसी नियतांक को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, ये वह नियतांक है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर।
अगर आपसे कोई पूछता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए, क्या बताइए विभवांतर का एसआई मात्रक, तो आप तो बोल दीजिएगा वोल्ट। क्या बोलिएगा? वोल्ट। यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए, इसका एसआई मात्रक आपसे कोई पूछेगा तो आपको बोल देना है एम्पियर। क्या बोल देना है? एम्पियर। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आर का एसआई मात्रक दोस्तों होता है ओम। क्या होता है? ओम। और ओम को लिखने का तरीका होता है ये। देखिए बिल्कुल बेसिक से इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, भले आपने 10th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे पता होगा आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उस चीज को भी लेके यहाँ पे समझा दे रहे हैं जिस चीज को आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग जीरो से एकदम उठा रहे हैं इस चीज को, है ना। तो जीरो से एकदम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात को आप लोग समझ जाइए। तो ओम का नियम, किसी भी चालक तार के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है? समानुपाती होती है। अब इसको हम मिटाएंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अभी हमने जस्ट सीखा, जस्ट यहाँ पे अभी हमने सीखा है, अभी हमने क्या सीखा था? एक चालकत्व का फॉर्मूला एक सीखा था कि C बराबर 1/R। अभी तो सीखा था C बराबर क्या सीखा था? C बराबर हमने सीखा था 1/R। C बराबर 1/R, यही हमने सीखा था, उस चीज का यूज करेंगे हम लोग। देखिए हमने सीखा था C बराबर 1/R, अभी सीखा था ना C बराबर 1/R। लेकिन आप बात समझिएगा, R का फॉर्मूला आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए R बराबर आप क्या लिख सकते हो? R बराबर लिखोगे R बराबर आप क्या लिखोगे? R बराबर, देखिए I इधर गुणा में है ना, उधर जाएगा तो भाग में, तो V/I। तो बस आप R का मान यहाँ रख दीजिए। R का मान कहाँ रख दीजिए? यहाँ पे। जैसे आप R का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर 1/, ये मेन बट्टा है, और उसके नीचे रखेंगे V/I। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर I/V। C बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? I/V। C बराबर जो फॉर्मूला हो गया I/V। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एसआई मात्रक जरूर याद रखना है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे अभी एक और चीज बताने में। लेकिन एक बात समझिए ध्यान से, हमने आपको क्या बताया? चालकत्व तो हम लोग पढ़ रहे हैं, चालकत्व में हमने फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। देखिए एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, अगर आपको केवल प्रतिरोध दिया है तो आपको इसको यूज करना है। अगर आपको करंट भी दिया है और उसके बीच का विभवांतर भी दिया है, भी मतलब क्या होता है? विभवांतर, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात समझिए ध्यान से, एक और बात समझना ये है कि अब हम चालकत्व जो पढ़ रहे हैं, चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है ये हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चालकत्व, इसको हम कहते हैं C, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अब ध्यान से आप देखिएगा थोड़ा सा, है ना, इस रफ कर रहे, रफ है ये। C बराबर हमने सीखा था 1/R। R क्या होता है? R का मात्रक क्या होता है? ओम। तो 1/ओम, 1/ओम को हम लिखते हैं ओम यूनिवर्स। क्या लिखते हैं? ओम इनवर्स, यानी -1। ये ओम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? ओम का पावर -1, ये एक मात्रक हो गया। अब इसी मात्रक को हम बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं? इसी मात्रक को हम क्या बोल देते हैं? सीमेंस। इसको हम बोल देते हैं सीमेंस। देखो और मात्रक हो गया सीमेंस, सीमेंस, इसको हम दिखाते हैं एस से। एक ये मात्रक हो गया, सीमेंस मात्रक हो गया, ठीक है ना। एक मात्रक क्या हो गया? सीमेंस। इसको हम एक ओम यूनिवर्स को महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महो। महो को हम दिखाते हैं उल्टा ओम, उल्टा ओम को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? महो। क्या हो जाएगा? महो, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि चालकत्व यानी C का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। इसको हम एक बार ब्रैकेट में कर देते हैं आपको, ताकि आप समझेंगे इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जा सकता है कि चालकत्व यानी C का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम यूनिवर्स, सीमेंस या महो, ठीक है। इस बात को आप एकदम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, सीमेंस, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। अभी हमने आपको पढ़ाया चालकत्व, विद्युत धारा के बारे में थोड़ा बताया, फिर प्रतिरोध के बारे में बताया, फिर हमने आपको बताया चालकत्व का एक फॉर्मूला C बराबर 1/R, फिर बताया C बराबर I/V, इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, I/V। फिर हमने चालकत्व का एसआई मात्रक बताया ओम यूनिवर्स, जिसको हम सीमेंस भी कहते हैं या महो के नाम से भी जानते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग उसके और अगले थोड़ा सा उसके बारे में, चालकत्व की और थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमने आपको बताया था अभी फॉर्मूला एक बताया था चालकत्व का, C बराबर 1/R। C बराबर 1/R। C का मतलब क्या होता है? चालकत्व होता है। R का मतलब होता है प्रतिरोध, है ना। फिर हमने आपको यहाँ पे बताया था एक चीज कि हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/I। अभी हमने आपको बताया था। तो जहां R है, इस R के जगह पे हम V/I को लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/V/I। इस चीज को हम लिख सकते हैं C बराबर, I चला जाएगा ऊपर और V आ जाएगा नीचे। तो C बराबर क्या हो जाएगा? I/V। C बराबर हो जाएगा I/V। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान समझिएगा। एक बात आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है, जरा उसको हम समझ लेते हैं एक बार। हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या कर रहा है? C बराबर आया है I/V। यही तो फॉर्मूला है हमारा। C बराबर क्या है? I/V। अगर आपसे कोई पूछता है कि I क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? विद्युत धारा है। V क्या है? तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि I क्या है, तो बोलिएगा विद्युत धारा। क्या बोलिएगा इसको? विद्युत धारा बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है V क्या है, तो बोलिएगा दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर। दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर। दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या है? V है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए हमने क्या किया कि V को 1 वोल्ट कर दिया, यानी इस V की जगह पे हमने क्या कर दिया? 1 वोल्ट। यदि V बराबर, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है वो मान के चलिए 1 वोल्ट है। क्या है? 1 वोल्ट। ये हमने मान लिया, ठीक है ना, कि V बराबर 1 वोल्ट है। तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिएगा, C बराबर I और V के जगह पे हमने रख दिया 1। क्या रख दिया? 1। तो इसका मतलब ये C बराबर क्या हो गया? I। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको निकल के आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि V बराबर 1 वोल्ट होगा तो जो C होगा वो विद्युत धारा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के बीच बहने वाली विद्युत धारा का मान, दो इलेक्ट्रोडों के बीच बहने वाली विद्युत धारा का मान ही उस विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का क्या होता है? चालकत्व कहलाता है। लिखते हैं, एक बार लिख लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको लिखा जाए, है ना। यहाँ पे इसका मतलब निकल, अतः किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अतः किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट का विभवांतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है तब, 1 वोल्ट होता है तब, तो उनके बीच बहने वाली विद्युत धारा का मान ही उस विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का
जलीय विलयन का चालकत्व कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। मतलब हमें यही बताना आपको चाह रहे हैं कि अगर किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो वोल्टेज है या विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर अगर हो जाता है, उस केस में जो उसमें जो विद्युत धारा बह रही है, उसमें जो विद्युत धारा बह रही है, उस विद्युत धारा का मान ही उस विद्युत अपघटन के जलीय विलयन का चालकत्व यानी कंडक्टेंस कहलाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने चालकत्व के बारे में पूरा आज पढ़ लिया। चालकत्व के बारे में हमने जितना जो पढ़ा ये बहुत ही एनफ है, मोर देन एनफ है। इतना आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है और कॉपी को बार बार रिवाइज करना है। देखिए ये चीजें कब आपको याद रहेगी, जब आप बार बार कॉपी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको पढ़िए और अपने ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव को बनाइए, ठीक है ना। देखिए चालकत्व के बारे में हमने एक बार और पूरी जानकारी ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाते हैं चालकता, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। तो आइए दोस्तों आप देख लेते हैं अगले टॉपिक जो जिसका नाम है चालकता के बारे में, है ना। चालकता को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, इसका एक और नाम है विशिष्ट चालकत्व जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए हमने जो पढ़ा था इसके पहले वाला वो तो चालकत्व के बारे में, चालकत्व के बारे में पूरी जानकारी आप समझ चुके हैं। उसका जो फॉर्मूला था वो भी आपको याद हो चुका है, एक नोट में हमने लिखवाया था, उसको भी आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है चालकत्व, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसको विशिष्ट चालकत्व या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों ये जो विशिष्ट चालकत्व है एक्चुअल में ये किसके व्युत्क्रम होगा, तो ये प्रतिरोध के क्या होगा, व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। देखिएगा ध्यान से, इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले, परिभाषा। देखिए विशिष्ट चालकत्व है ना, विशिष्ट चालकत्व जिसको हम डिनोट करते हैं कप्पा से। किससे डिनोट करते हैं इसको, इसके को हम पढ़ते हैं कप्पा, है ना, अभी बताएंगे। कप्पा विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो विशिष्ट चालकत्व होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसको हम दिखाते हैं रो से। किसे दिखाते हैं, रो। इसको क्या पढ़ते हैं, रो, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम दिखाते हैं रो से और इसको विशिष्ट चालकत्व को दिखाते हैं कप्पा से, है ना। तो अभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, या इसको हम चालकता भी कहते हैं, चालकता, चालकता को कप्पा, इसको क्या पढ़ते हैं, कप्पा। इसका नाम है कप्पा से सूचित किया जाता है। कप्पा से क्या किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है ना। यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता को हम कप्पा से सूचित करते हैं। दूसरा बात, एक और बात आप समझिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो। रो से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे सूचित करते हैं, रो से। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, देखिएगा, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व, है ना, विशिष्ट चालकत्व बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/, विशिष्ट
प्रतिरोध, है ना। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो विशिष्ट चालकत्व तो इसको हम दिखाते हैं किससे, कप्पा से। तो इसको हम लिख सकते हैं कप्पा, यानी ये के मतलब कप्पा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ρ, यहाँ पे हो जाएगा 1/ρ। तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में आज हम आपको समझा दिया कि ये होता है K बराबर 1/ρ, K बराबर क्या होता है 1/ρ, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, आज हमने पढ़ा चालकता के बारे में, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हमने पढ़ा कि ये विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, उल्टा होता है। इसको हम दिखाते हैं कप्पा से, इसको दिखाते हैं रो से, तो फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो कहने का मतलब है, जो प्रतिरोध बार बार यहाँ पे आ रहा है ना, ये प्रतिरोध जो होता है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है ना। तो प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन किन चीजों पे ये निर्भर करता है। इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े थे और 12th में भी पढ़े थे ना। तो 12th में जो पढ़ेंगे वो उसमें हम धात्विक चालक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो विद्युत अपघटनी चालकों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे एक बात लिखिए, किसी विद्युत अपघटय के, आप यहाँ पे नोट में लिखिए, किसी विद्युत अपघटय, किसी विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध, के विलयन का प्रतिरोध, जिसको हम दिखाते हैं R से, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। निम्न बातों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। अब किन किन बातों पे ये प्रतिरोध निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसकी ये निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, है ना। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये पहला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक बार हम यहाँ पे आपको विद्युत अपघटय के जलीय विलयन बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमारा तो क्या था, एक बर्तन है, इस बर्तन में एक प्लेट है जो है पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट है जो है नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे हमने घोला है NaCl, तो हम जानते हैं कि NaCl, यहाँ पे Na+ और यहाँ Cl-, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, ठीक है। ये इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए बात समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर ये कैसे निर्भर करता है, इस बात को समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी, जैसे ये दूरी है, इस दूरी को हम दूसरे पेन से बनाएंगे। इस दूरी की बात करें हम, देखिए इस दूरी की बात करें, अच्छा यहाँ पे इस प्लेट को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, 3D में ये प्लेट है। ये दूरी की अगर बात करें तो ये दूरी देखिए, ये दूरी को हम, इस दूरी को हम दिखाते हैं L से। किसे दिखाते हैं, L से। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी एक इलेक्ट्रोड, ये कैसा, ये वाला प्लेट है धन आवेशित प्लेट, इस प्लेट का नाम क्या है, धन आवेशित प्लेट, है ना, ये धन आवेशित प्लेट है। ये वाला जो प्लेट है दोस्तों, ये है ऋण आवेशित प्लेट, ऋण आवेशित प्लेट। तो दो तरह के प्लेट हैं, एक प्लेट है धन आवेशित प्लेट और एक प्लेट है आपका ऋण आवेशित प्लेट। तो अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान के चलिए, अगर देखिए ध्यान से,
ये दो प्लेट को मान लीजिए आप लोग, ठीक है। ये दो प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम है, तो देखिए इसमें जो NaCl होगा या NaCl जो टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो उसको प्लस वाले, जैसे प्लस वाला है तो उसको नेगेटिव के पास जाने में और नेगेटिव वाला को पॉजिटिव के पास जाने में बहुत कम दूरी तय करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, कैसे कैसे, यहाँ पे मान लीजिए ये अगर दूरी ज्यादा रहता है तो इसको यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि प्लस वाला माइनस से आकर्षित होगा तो इसको जाने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, लंबाई ज्यादा होगा तो दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा। दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा इसका मतलब इसको दूरी जितना ज्यादा तय करेगा उतना ही ज्यादा अपने अन्य आयनों से, जैसे मान के चलिए प्लस है तो दूसरे प्लस से टकराएगा, या विलायक के परमाणु से उससे भी टकराएगा, यानी अन्य आयनों से और विलायक के परमाणु से उतने ज्यादा टकराएगा। और जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा उसको चलने में दिक्कत होगा, और जितना ज्यादा वो अच्छे से चलेगा नहीं, यानी मुक्त आयन का प्रवाह जितना दिक्कत करेगा उतना ज्यादा उसमें विद्युत धारा कम बहेगी। क्यों, समझिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए ये दो प्लेट है, ठीक है ना, दो प्लेट है मान के चलिए, यहाँ पे इस दो प्लेट को मान लीजिए यहाँ पे। अब ये Cl माइनस जो ये आयन है ये प्लस वाला है तो इसको माइनस के पास जाना है तो ये जाएगा, इसमें अन्य आयन भी तो है ना, तो अन्य आयनों से टकराएगा, और दूसरा है विलायक के परमाणु से भी टकराएगा, तो दूरी जितना ज्यादा रहेगा उसको टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो तो ज्यादा हो जाएगा ना, और जितना ज्यादा वो टकराएगा उतना ज्यादा उसको जाने में दिक्कत होगा, और मुक्त आयन जितना दिक्कत से आगे बढ़ेगा उतना ही विद्युत धारा का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर विद्युत धारा का मार्ग में रुकावट हम उत्पन्न कर रहे हैं उसी को तो कहते हैं प्रतिरोध। इसका मतलब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी का ये जो होता है प्रतिरोध सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोड के यहाँ पे लिखा जाएगा प्रतिरोध इसको हम दिखाते हैं R से, इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है धनावेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट। तो इलेक्ट्रोड यानी धनावेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट के बीच की दूरी मतलब L के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितना ज्यादा रहेगी उतना ही आपको प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको हमने बता दिया, क्योंकि इस जो धन आयन है उसको ऋण आयन के पास, धन आयन को नेगेटिव प्लेट के पास पहुंचने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। जितना जल्दी तय कर जाएगा उतना ही विद्युत धारा तेज होती है, क्षमता उसकी बढ़ेगी, चालकत्व तो बढ़ेगा। लेकिन जितना लेट से इसके पास पहुंचेगा उतना ही चालकत्व तो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लंबाई ज्यादा, अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं R जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा L के। समीकरण नंबर 1 इस बात को आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बताइए। बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो R जो होगा सीधा समानुपाती होगा L के। अब यहाँ पे हमने एक और चीज आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे हमने क्या समझाने की कोशिश किया कि अगर लंबाई ज्यादा करेंगे तो प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं, लंबाई अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। लंबाई अगर कम है तो प्रतिरोध क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि वो सीधा समानुपाती होता है। लंबाई ज्यादा होने से प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, लंबाई कम होने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। एक और बात समझिएगा कि जितना ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे, देखिए दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को, ऐसा क्यों हो रहा है, तो दूरी जितना बढ़ाएंगे, इस बात को नोट में आप लिख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को आप जैसे मान लीजिए L को आप बढ़ा रहे हो, है ना। तो जैसे ही L को बढ़ाओगे तो होगा क्या कि जो आयन होंगे वो अन्य आयनों से भी टकराएंगे, है ना। तो आयन, जैसे मान के चलो कोई भी आयन है, आयनों को अन्य आयनों से और विलायक के परमाणु से
विलायक के परमाणु से, विलायक के परमाणु से टकराव ज्यादा होगा, है ना, उतना ज्यादा ही टकराएगा, है ना। और जितना ज्यादा टकराव ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा धनायन या ऋणायन को चलने में दिक्कत हम करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। तो इस बात को आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कैसे प्रवाहित करती है। तो हमने आपको बताया कि जो प्रतिरोध होगा वो सीधा समानुपाती होता है एल, यानी लंबाई, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए, पहले पॉइंट को तो आप समझ चुके हैं कि हमने आपको समझा दिया। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। अब थोड़ा दूसरा पॉइंट समझते हैं, इलेक्ट्रोड के प्लेटों के क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। देखिए, एक तो ये इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, दूसरा ये निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध, इसमें लिखेंगे प्रतिरोध यानी आर, इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहे हैं ना, धन आवेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, धन आवेशित प्लेट देखिए, अब शॉर्ट में लिखेंगे पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम दिखाते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दिखाते हैं ए से, है ना, होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, जो भी होगा। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, तो ए, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। यानी जो प्रतिरोध होगा वो इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस बात को आप समझ जाइए कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ऐसा क्यों ऐसा हुआ भाई, व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये आपका ये प्लेट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये प्लेट है, ठीक है ना, ये प्लेट है जिसको हम कहते हैं ऋण आवेशित प्लेट। ये प्लेट है, ये कैसा प्लेट है, धन आवेशित प्लेट। अब जितना ज्यादा आयनों को इस प्लेट से टकराएगी, जैसे ये प्लेट जितना बड़ा होगा, इस प्लेट में उतना ज्यादा आयन आके क्या होंगे, टकराएंगे, यानी आयन इसमें आके जुटेंगे, है ना। और जब आयन आके यहाँ पे जुटेंगे तो इसके सतह पे जो आयन है टकराएंगे ज्यादा से, यानी गति करने के लिए इस प्लेट को ही, जितना क्षेत्रफल ज्यादा होने से इस आयनों को गति करने के लिए जगह ज्यादा मिलेगा। और जितना ज्यादा जगह मिलेगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, जगह ज्यादा मिलने से क्या होगा कि जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कम होते जाएगा, क्योंकि ये छोटा प्लेट रहता है, इसमें कम ही आयन टकराते हैं। तो कम आयन पहुंचेंगे तो कम आयनों के गति करने से विद्युत धारा कम होगा, लेकिन अगर जैसे ही ज्यादा आयन यहाँ पे पहुंचेंगे तो विद्युत धारा ज्यादा होगा। अगर विद्युत धारा ज्यादा होगा तो उस केस में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को आप समझ जाइए। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको कंक्लूड कर देते हैं ना, क्या इसको क्या कर दिया जाएगा, कंक्लूड। देखिए ध्यान से, अभी दोनों समीकरणों को हम लोग मिला के समझ जाते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, हमने अभी आपको 2 समीकरण के बारे में बताया। एक समीकरण बताया आर
समानुपाती है 1/1 के, है ना। R समानुपाती है 1/1 के। दूसरा समीकरण बताया R समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है L के। ये दो समीकरण ने बताया, ठीक है। उल्टा हो गया, ध्यान समझिए, ऐसे नहीं बताया था। हमने आपको बताया था कि R जो होगा वो सीधा समानुपाती होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण बताया R जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/1 के। ये दो समीकरण हो गया। अब इस दोनों को मिला दीजिए, जैसे दोनों को मिलाएंगे तो R समानुपाती हो जाएगा L/1 के, है ना। अब R, ये चिन्ह को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं रो L/A। तो ये एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, रो L/A होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, रो L/A, ठीक है, रो L/A, जो रो है यहाँ पे इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। R रो जो है इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। L जो है इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी। अच्छा, A क्या है? A जो है आपका इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है ये? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस चीज को तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, हमने थोड़ी देर एक और चीज पढ़ा था, हमें इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। एक हमने पढ़ा था C बराबर 1/R, ये पढ़ा था हमने। C बराबर क्या पढ़ा था? 1/R। अब जरा R का जो मान है यहाँ रख दीजिए, तो C बराबर 1/, यहाँ पे हो जाएगा रो L/A। क्या हो जाएगा? रो L/A। अब C का फॉर्मूला यहाँ से देखिए, C बराबर क्या हो जाएगा? A चला जाएगा ऊपर, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर रो L। अब इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका चालकत्व का फॉर्मूला निकला है ना, तो चालकत्व का फॉर्मूला क्या निकल गया? C है आपका चालकत्व, चालकत्व का फॉर्मूला होगा A बराबर रो L। A बराबर क्या हो जाएगा? रो L, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने आपको ये सारी बातें बता दी, है ना। तो ये C है क्या? चालकत्व। C है आपका चालकत्व, और बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रो क्या है, L क्या है, A क्या है, ये सारी बातें हमने आपको समझा दी है। फिर और आप आगे आप जाएंगे तो हमने आपको एक बताया था, एक चीज बताया था, ध्यान से समझिएगा। एक चीज हमने आपको क्या बताया था? हमने एक कप्पा के बारे में पढ़ा था, है ना। कप्पा के बारे में क्या पढ़ा था? जैसे हमने पढ़ा था कप्पा बराबर क्या होता है? 1/रो। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/रो। तो जहां 1/रो है ना दोस्तों, जहां आप देख रहे हैं 1/रो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, जहां 1/रो है वहां पे आप रो का मान निकालिए। यहां से रो का मान निकालिए, तो रो का मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे C, ये रो को यहाँ लेके आइए, रो को यहाँ लेके आएंगे तो रो यहाँ पे आ गया, और A/CL हो गया। क्या हो गया? A/CL। रो बराबर हो गया A/CL। अब वहां पे रखिए, यहाँ पे कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/A/CL। एक CL, अब CL चला जाएगा ऊपर, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? CL/A। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको उसको याद रखना है। देखिए, एक फॉर्मूला आप ये इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला आपको ये इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्पा का फॉर्मूला, कप्पा मतलब क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व। इसका मतलब होता है विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व का फॉर्मूला हो जाए CL/A। C क्या है दोस्तों? C है आपका चालकत्व। क्या है? C है चालकत्व। याद रहेगा आपको, C आपका क्या है? चालकत्व। तो यहां तक दोस्तों हमने पढ़ लिया है C है चालकत्व के बारे में। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब इसके बाद थोड़ी अगले वाले वीडियो में देखेंगे इस चीज को। यहां तक समझ में आ गया तो धन्यवाद। बता